हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी को मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से? सभी मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी से मुझे बता दीजिए। वेरी गुड। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जो लोग नए हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो वो क्या करें, अपना पुराने लेक्चर्स को कवर करें। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे कह रहा हूँ, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप पुराने लेक्चर्स को कवर करें। ठीक है? ठीक है ना? करके आए हैं तो अच्छी बात है ना। न्यू स्टूडेंट हैं वो पुराने लेक्चर्स को कवर करें, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है ना? और चलिए चलिए। हाँ ऋषि, बोलिए क्या क्वेश्चन है, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। चलिए, सबको मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है? मैं एक एक क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था वो भी डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से, होमवर्क का क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूँ, साथ के साथ आज जो मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ वो सबसे लाजवाब कॉन्सेप्ट है। ठीक है? और हाँ, ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे लाजवाब कॉन्सेप्ट आपको मैं कराने वाला हूँ एक एक करके। तो वेट एंड वॉच। कैलिब्रेशन दिक्कत कर रहा है, लिखा ही नहीं जा रहा है। वो वही वाली दिक्कत है जो मैं चेंज करवाया था ना दोपहर में, वही वाली। राकेश को बुला के देख ले यार, क्योंकि चालान लिखो, क्योंकि मुझे लिखना है। ठीक है, चलिए। तो टेंशन ना लें, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे हम लोग। हाँ, ठीक है। चलिए, हाँ ऋषि, जो आपका ये डाउट है ना आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज का ये डाउट है जो आज आपका क्लियर हो जाएगा। सर मैथ में स्कोर नहीं हो रहा। अभी से ही, अभी से ही मैथ के स्कोर की बात कहाँ से आ गई? अभी क्या पढ़ा है जो अभी से स्कोर होने लगेगा? हाँ, अभी से कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया कि आप स्कोर करने लगो। अभी अभी मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, चीजें पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, और धीरे धीरे ही सब कुछ होने लगेगा ना। ठीक है, चलिए चलिए। तो एडवांस कब होगा? एडवांस आपका मैं जनवरी में स्टार्ट करूंगा, एक नया बैच आएगा, उसमें एडवांस पढ़ाऊंगा आपको मैं। ठीक है, पहले आप पहले एक चीज पे फोकस करना सीखो। ठीक है ना? और बाकी तो वो तो रेलवे में है, यहाँ नहीं है। यहाँ पे एडवांस का लेवल अलग होता है, रेलवे में अलग होता है। सर एडवांस बाद में कराओगे? हाँ, एडवांस बाद में करवाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो 30% अंक प्राप्त होते हैं और 5 अंकों से वो क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं और 10 अंकों से वो अधिक प्राप्त करता है। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये किस पर बेस्ड है, कि आपका 40 और 30% का अंतर कितना है? 10%। ठीक है, ये बराबर किसके होगा? 5 अंकों से असफल हो रहा है, 5 अंक 10 अंक ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि 15 मार्क्स के। तो आप ये कह सकते हैं कि 100% जो आपके मार्क्स हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे? 150 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि व्हाट इज द पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स क्या होंगे? पासिंग मार्क्स क्या होंगे? तो आप कैसे करोगे? पासिंग मार्क्स ये होंगे कि वो 30% अंक प्राप्त करता है, यानी कि 150 का अगर वो 30% अगर प्राप्त कर लेगा तो वो फेल हो जाएगा कितने अंकों से? यानी कि पासिंग, पास होने के लिए कितने और अंक चाहिए उसको? 5 और चाहिए। यानी कि 45 + 5, यानी कि 50 आपका कितना हो जाएगा? मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाएगा, कि उसको 50 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? सबको समझ में आया? क्लियर है? हाँ सर, इक्वेशन। हाँ, लेके आओ यार। ठीक है, चलिए। तो ये 150 क्या था? ये 150 क्या था हमारा? 150 था हमारे मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम कितने अंक। जो 100% मार्क्स थे ना, कि कितने अंकों का पेपर था, वो अधिकतम मार्क्स है 150। तो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आप कैसे करते? एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त होते हैं और वो 25 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25% अंक अधिक लाता है। तो एक कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पर, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो बस आप लोग। ठीक है, अगर 30% अंक प्राप्त होते हैं तो क्या हो रहा है? 25 अंकों से फेल हो रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 30% प्लस 25 मार्क्स, दैट इज मिनिमम पासिंग मार्क्स? हाँ या ना बोलो। क्या मैं ये कह सकता हूं ये जो मेरे पास है ये मासिक पासिंग मार्क्स हो जाएगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स? यानी कि अगर मेरे पास किसी भी टोटल अंकों का 30% अंक प्राप्त हो और उसके 25 अंक और आ जाए तो मैं पास हो जाऊंगा, बस मुझे इतना पता है। ठीक है, तो उस परीक्षा में, उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए और उत्तीर्णांक से 25% अधिक मिलते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दूसरे छात्र को 40% प्राप्त हुए हैं, ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? जो पासिंग मार्क्स का 25% ज्यादा के बराबर है, यानी कि 5/4 के बराबर है।
मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? आराम से सोचो और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो बस, क्योंकि ये लैंग्वेज का खेल है। नहीं आया? नहीं आया? कितने सारे स्टूडेंट्स को नहीं आया? ठीक है, चलो दोबारा बोलता हूँ ना, दोबारा बताता हूँ, आप खुद बताना मुझे। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक्स रुपए हैं और मेरे से बोला गया है कि 25% ज्यादा मिलते हैं, तो मोर का मतलब क्या होता है? 5/4x, यही होता है, यही होता है ना? ये तो आप समझते हो सब लोग, सर डिफरेंट वाला, हाँ, ज्यादा का मतलब यही होता है, 5/4x, है ना? सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो चलो अब एक बार देखो, मैं बताता हूं कि एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं। एक छात्र को कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं? 30%। और वो 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 30% अंक आने के बाद अगर 25 मार्क्स और आ जाएं तो वो पास हो जाएगा? यानी कि ये जो मार्क्स हैं वो क्या है? ये पासिंग मार्क्स है उसकी। किसी को कोई परेशानी? यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स है। उसी परीक्षा में दूसरा छात्र है जो 40% अंक लाता है, 40% अंक लाता है। ये जो 40% है ना, उस वाले जो पासिंग मार्क्स है ना, उससे भी 25% ज्यादा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो 40% है, इस पासिंग मार्क्स का 5/4 के बराबर है? यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ 150% प्लस 150% प्लस 125 बराबर 160% हो जाएगा? यानी कि 10% बराबर कितना हो जाएगा? 125। यानी कि टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 1250। किसी को कोई परेशानी है तो बताओ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब हमसे क्या बोला गया है? अधिकतम उत्तीर्णांक। तो ये जो 1250 आया है, ये क्या है? ये टोटल मार्क्स है, 100%। हमें तो पासिंग मार्क्स चाहिए। पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे? इसका 30% प्लस 25 कर लो, इसका 30% प्लस 25 कर लो, तो यहां पर हम ये निकाल सकते हैं 375 प्लस 25 हमारे पास हो जाएगा 400। तो 400 इसके मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे। किसी को कोई दिक्कत? इसको आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 5/4 कैसे? विप्लव, विप्लव को 5/4 समझ में नहीं आया। कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनको 5/4 समझ में नहीं आया? जिनको नहीं आया वो शुरू से वीडियो देखें पहले, फर्स्ट लेक्चर से देखें। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा मेरी क्लास में, साफ बात है। जिनको नहीं आया वो शुरू से देखें, ठीक है ना? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, ठीक है? चलिए, पहली क्लास से देखें और सब समझ में आने लगेगा। अब इसको और कोई तरीके से कर सकते थे क्या? हाँ, बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, और हम वो तरीका भी देखते हैं। ठीक है कि सर और क्या बेटर तरीका हो सकता था इस क्वेश्चन को करने का? तो ये तब ये तो समझ में आया, ये बेसिक है इसका पूरा का पूरा, ये बेसिक है, आप इसको बेसिक से डील कर सकते हो। सर 1250 कैसे हुआ? 10% बराबर 125 हो गया, तो 100% बराबर 1250 नहीं होगा क्या? भाई किसको समझ में नहीं आता है? छोटी छोटी चीजों को तो समझा करो कम से कम, है ना? ठीक है, ये सरल तरीका ही है, ये सरल तरीका ही है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए। और हमें 100% मार्क्स दे रखा है 1250। अगर मुझे पासिंग मार्क्स निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? यही तो मेरा पासिंग मार्क्स है, यही तो मेरा पासिंग मार्क्स है। चलिए, हाँ, क्वेश्चन को पढ़ें पहले। सर 400 कैसे हुआ, एक बार बता दीजिए, 400 कैसे हुआ? कहाँ है 400? 400 है कहां पर? आंसर की बात कर रहे हो? तो आंसर तो आएगा ही ना। 30% प्लस 25 ही तो हमारा मिनिमम पासिंग मार्क्स है। तो 1250 का आप 30% निकालोगे, 1250 का जब 30% निकालो, चल ही नहीं रहा है यार ये। देख बिल्कुल लिखा ही नहीं जा रहा है, देख बिल्कुल चला के देखना। चलिए, फिर 25 ऐड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 375। लिखा ही नहीं जा रहा है, बहुत टफ चल रहा है, मतलब अपने आप ही ऐसे चल रहा है, बहुत टाइट। कीबोर्ड, देखते हैं। चलिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे चलें अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिनको समझ नहीं आया वो एक बार और देखेंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं था सर 5/4 कैसे आया। आप एक बार पढ़ते क्यों नहीं हो क्वेश्चन को? अगर आप पढ़ोगे 25% मोर लिखा हुआ है,
25% अधिक लिखा हुआ है, किसी भी चीज का हम 25% अधिक करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, 5/4 होता है। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका भी बता दीजिए ना सर, दूसरा तरीका भी ऐसा ही है, सेम है, बस बताने का तरीका अलग हो जाता है, बाकी सब सेम है। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये कहा गया है इसमें कि अगर 30% अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है, 25% अंकों से असफल हो जाता है, और जो उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं ना, तो वो जो ये वाले अंक है ना, ये वाले अंक उससे 25% ज्यादा है, यही तो बोला गया है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ 25% ज्यादा का मतलब होता है 5/4, 5/4 है ना, 5/4 है। यानी कि क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि 25% ज्यादा का मतलब जब 5/4 है आपके सामने, तो एक लॉजिक मेरे सामने ये क्रिएट होता है कि जो इन दोनों के 10% का अंतर है वो 25 के बराबर हो जाएगा, और यानी कि वो एक रेशो बराबर आ जाएगा आपके सामने 125, यानी कि हम अगर निकालेंगे तो 1250 आपके सामने, वो 25 125 ही आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो मैं बताता हूँ, अगर मैं एक रेशो का डिफरेंस निकालता हूँ, एक रेशो का डिफरेंस निकालता हूँ, तो यहाँ पर कितना है, वही तो है जो इन दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस इसके बराबर है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं कहूं एक रेशो 10% बराबर, मेरे सामने कितना आया, 10% बराबर 25 आया, है ना, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 100% बराबर कितना आ जाएगा, बोलो, 250। दैट इज एक रेशो। मुझे 5 रेशो चाहिए था, वो कितना हो जाएगा, 1250। ये टोटल मार्क्स हो गया। आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए तो आप वो निकाल लीजिए यहाँ से, तो टोटल मार्क्स यहाँ से निकाल दिया, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 30% निकालेंगे इसका, और 25 और ऐड कर देंगे, आंसर आ गया, बस 400। तो ये दूसरा तरीका है। अब ये रेशो वाला तरीका है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे करो एक बार, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो समझ में आने लगेगा। ठीक है, एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 33% अंक प्राप्त होते हैं, और वह 100 उसे 125 मिलते हैं, और वह 40 अंकों से असफल हो जाता है। मतलब 33% उसको प्राप्त करने हैं, है ना, 125 अंक मिलते हैं, लेकिन उनसे वो पास नहीं होता ना, 40 अंकों से फिर भी फेल हो जाता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 125 प्लस 40 यानी कि इतने मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 33% बराबर हो गया आपका 165, और 100% की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो अधिकतम मार्क्स आपसे पूछे हैं, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा, 500 आपका सही आंसर होगा, 500 आपका सही आंसर होने वाला है। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ? बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, जरूरी नहीं है कि आप उस मेथड को रट लो, आपसे जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे करना है। ठीक है ना, कुछ भी रटना नहीं है दोस्त, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में सफल होने के लिए अधिकतम 36% अंक प्राप्त करना होता है, एक छात्र 113 अंक प्राप्त होता है और 85 अंकों से असफल हो जाता है। तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, 2 वर्षों में एक गांव की जनसंख्या इतनी हो गई थी, बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण 4% की घटती गई। 4% का मतलब कितना होता है, 1/25, यानी कि 25 से कितना हो गया, 24। बात उस राकेश सर से करो, उनसे बात करेंगे, एक बार कह दो, हाँ मेरी बात करा दो उनसे। 625 और 576, ठीक है, तो यहां पर हमें ये बोला गया है कि 625 और 576 आया, तो पहले कितना था, 2 साल पहले इतना था ना, यानी कि एक रेशो बराबर कितना आ गया, 100 आ गया, और अब हो जाएगा ये। समझ में आया सबको? आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, तो गलती मत करना, आपको ये पता होना चाहिए कि, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते थे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते थे। 10% घटता है, 3 साल पहले खरीदी गई तथा उसके बाद वर्तमान मूल्य ये है, तो 10% यानी कि 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, 9 का क्यूब कितना होता है हम जानते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया ये आपका 1000 है और ये आपका 729 है, तो हमें ये दे रखा है कि भाई घटने पर ये हो जाता है 5832, यानी कि एक रेशो बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8, तो यहां पर आ जाएगा आपका 8000, तो 8000 आपका सही आंसर होगा, 8000 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन इतना था, 2006 में उसके वार्षिक वेतन में 10% अधिक था, तो 2006 में कितना था, ये तो बिल्कुल आप
उंगलियों पे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 10 से 11 हो गया, 11 रेशो बराबर अगर मेरे सामने ये है तो 10 रेशो बराबर आप निकाल ही लोगे। तो ये आसान क्वेश्चन होते हैं सारे, आप कर सकते हो। जब क्वेश्चन आज मैं आपको अच्छे वाले भी कराऊंगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा लेवल अप करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको करना था। ये सारे सक्सेसिव केस के क्वेश्चन हैं, जो आप पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसे भी आप सक्सेसिव केस से कर सकते हो, है ना। इसलिए ये मेथड मैंने आपको बताए हैं सारे, और आपको समझ में भी आ गया होगा और आपने सीखे भी होंगे। चलिए, ये भी हो गया होगा, ये भी हो गया होगा, ये सारे क्वेश्चन तो आसान थे। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। नेक्स्ट चीज स्टार्ट करें, अगर आपकी इजाजत हो तो अगली चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। उससे पहले अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। सर समझ नहीं आ रहा, कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा? यस लिखें, यस वो लिखें जिनको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं वालों को, जिनको समझ में नहीं आ रहा अभी तक क्या हुआ है। यस वो लिखें जिनको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, तो केवल 19% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा, 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समझ में आ रहा है। 90% स्टूडेंट से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप पहले शुरू वाली वीडियोस देख लें, और जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था वो आपका होमवर्क था। जस्ट ट्राई वंस, एक बार और ट्राई करें क्वेश्चंस को, अपने आप समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए, और स्पीड इसलिए लग रही है प्रदीप क्योंकि मैंने होमवर्क में दिया था। सेकंड क्वेश्चन समझ में, जसप्रीत तुम करके देखो ना उसको एक बार। सेकंड क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कौन सा सेकंड क्वेश्चन भाई? सेकंड क्वेश्चन कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 5/4? क्या तुम्हारी बुद्धि कहां चली जाती है, मुझे ये बताओ ना। तुम दिमाग ही नहीं लगा रहे हो बिल्कुल भी। आपसे बोला गया है कि 30% अंक प्राप्त होते हैं और 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो मैंने कहा कि 30% अंक और 25 अंक और मिल जाएंगे तो मैं पास हो जाऊंगा, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है। तो एक दूसरा बंदा 40% अंक ला रहा है, तो ये 40% किसके बराबर है? पहले वाले अंक के 25% ज्यादा है इससे। 25% ज्यादा का मतलब क्या होता है? 125/100 होता है। ऐसे लिख लो, तो इसको काटोगे 25 से तो यही तो आएगा भाई साहब। तो थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, एसएससी निकालने जा रहे हो आप लोग, है ना। सर थर्ड नंबर का भी बता दीजिए, वाह भाई वाह। ये थर्ड नंबर में क्या है इसमें यार, बताना मेरे को। आप खुद ट्राई नहीं कर सकते क्या कभी? खुद ट्राई करके देखोगे? लास्ट का थर्ड, लास्ट का थर्ड, लास्ट का पहला, लास्ट का दूसरा, लास्ट का तीसरा। इसमें क्या था कि मशीन का प्रतिवर्ष 5% घटता है। 5% का मतलब साफ साफ पता है आपको कि 20 से 19 हो जाएगा, 20 से 19 हो जाएगा, प्रतिवर्ष घटता है। अब वर्तमान में कीमत दे रखी है आपको, ये कितना है? ये हो गया 4,000, नहीं 400, ये हो गया आपका 400, ठीक है। और ये हो गया आपका 361। तो आपसे क्या बोला गया भाई? आपसे बोला गया है कि 2 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा अगर वर्तमान में ये दे रखा है। तो ये आप दो इसके बराबर करेंगे, तो आ गया आंसर। इसमें 5 का गुणा कर दो, और क्या है, ठीक है। इसमें 5 का गुणा कर दो, ठीक है। अब इसमें क्या था आकांक्षा? कुछ भी तो नहीं है ना ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आसान है, जब सीखोगे। ये बहुत इजी चीजें हैं जो मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी। अब अपना दिमाग लगाना सीखा करो, जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे ना। मैं बताऊं, स्टूडेंट रेस में कौन स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं? वो स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं जो पढ़ते नहीं है लगातार, ठीक है। चलिए, आगे की कॉन्सेप्ट कर लें। या तुम 3 साल का, मेरी बात सुनो, मेरी बात को दिमाग से सुनो। जब तक परसेंटेज पूरा ना पढ़ लो ना, तब तक कुछ मत कहो कि सर इलेक्शन वाला करवा दो, सर वेन डायग्राम वाला करवा दो। ये सब करवाऊंगा मैं, मुझे पता है कब करवाना है, क्या करवाना है। तो जब तक ना पढ़ो तो ओवर रिएक्ट, मैंने आपसे कहा था कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जितना रास्ता दिख रहा है ना वहां तक चलो पहले अभी, ठीक है। तो अभी मत सोचो ज्यादा, अभी बस पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। चलिए, और इस तरह से टाइम भी वेस्ट मत किया करो, आपका टाइम वेस्ट होता है। मैं तो वही वाली बात हो जाएगी फिर, है ना। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए ऐसा ना किया करो। जो पढ़ा रहा हूँ वो चुपचाप पढ़ो पहले। डाउट वाले दिन डाउट पूछेंगे और उसमें डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सक्सेसिव केस आप समझते हैं। सक्सेसिव केस की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, देखो इंग्लिश का क्लास कब चलेगा? पढ़ाई कर लो यार, ये बता रहा हूँ, फिर ये समझ में नहीं आएगा तुम्हें। तुम बीच बीच में क्यों बोलते हो सब लोग? हाँ, फिर नहीं बोलूंगा तो सर आप रिप्लाई नहीं देते हो, सर इंग्लिश का क्लास कब चलेगा? ठीक है, सक्सेसिव केस कंसेप्ट। सक्सेसिव केस का
अलग अलग कंसेप्ट होता है। अब उस अलग अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम चीजों को अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपसे क्या कहा था कि कभी भी कोई एक वस्तु पर बार बार चीजें अप्लाइड हो रही हो तो भी सक्सेसिव केस होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मैंने कुछ पैसा खर्च कर दिया, मैंने कुछ पैसा आपका क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर में पैसा डाल दिया कुछ, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर कर दिया, मैंने कुछ पैसा खर्च कर दिया। एक्सपेंस करने के बाद में मेरे पास क्या बचेगा, रिमेनिंग पैसा बचेगा। हाँ या ना बोलिए, पैसा रिमेनिंग बचेगा मेरे पास। एक्सपेंस करने के बाद में मेरे पास रिमेनिंग पैसा बचेगा। अगर मेरे से बोला जाए कि आपने 20% खर्चा इधर कर दिया, फिर बोला जाए शेष पर भी आपने 25% का खर्चा कर दिया, फिर बोला जाए शेष पर फिर 20% का खर्चा कर दिया, तो जो ये सारी चीजें चल रही हैं, ये कौन सा केस है। अगर हम रिमेनिंग की बात करते जाएंगे तो ये सक्सेसिव केस के तौर पे काउंट होगा। अगर रिमेनिंग नहीं आया तो सक्सेसिव नहीं होगा। बात को क्लियर कर लीजिए आप लोग अभी भी। मैं फिर से बोल रहा हूं कि रिमेनिंग पे आया तो, जैसे कि मैंने यहां बोला कि 20% का खर्चा करते हैं, 25% का शेष पर खर्चा करते हैं, फिर शेष पर 20% का खर्चा करते हैं, तो ये रिमेनिंग पर अप्लाइड हो रहा है सारी चीजें। अगर रिमेनिंग ना आए तो, जैसे कि मैं बोल देता हूं, मैंने अपनी तनख्वाह में से 20% खाने पर खर्चा कर दिया, 25% मैंने ट्रांसपोर्ट पर खर्चा कर दिया, और 35% मैंने रेंट पर खर्चा कर दिया। तो मुझे बताइए कि मेरा कितना खर्चा हो गया। तो ये सक्सेसिव कंसेप्ट नहीं है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी सैलरी 100% है ना, तो आपने क्या किया है, इतना तो खर्चा कर दिया है आपने। कितना कर दिया, 80%। तो ये आपका खर्चा हो चुका है, यानी कि आपकी जो बचत होगी, सेविंग होगी, वो कितनी बचेगी, 20%। ठीक है, ये आपकी सेविंग है, सेविंग। ठीक है। अब सक्सेसिव केस जो होता है, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मैंने 20% खर्चा कर दिया सर, फिर शेष का मैंने 25% खर्चा कर दिया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ठीक है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि सर ऐसे केसेस में क्या किया जाएगा। मैं इसको क्या लिखूंगा, बताओ क्या लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 5 से 4। 5 से 4। तो यहां पर 5 क्या है, 5 आपका बेस प्राइस है, यानी कि स्टार्टिंग में कितना था, और 20% खर्चा करने के बाद जो ये 4 बचा है, ये आपका क्या है, बचा हुआ भाग, लेफ्ट पार्ट। क्या है, बचा हुआ पार्ट है, लेफ्ट पार्ट। ध्यान रखना, समझ में आया। इसके बाद मैंने 25% लगाया तो कितना हो गया, 4 का कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि मैंने 25% खर्चा कर दिया। तो ये मैंने अगर सक्सेसिव केस लगाया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने कितना खर्चा किया, कितने परसेंट खर्चा किया, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 से 3 चला गया, यानी कि 5 से 3 बचा है मेरे पास, यानी कि मैंने 2 का खर्चा किया है 5 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। तो आप मुझसे कह दोगे कि सर मैंने 40% का खर्चा कर दिया, 60% मैंने बचा लिया। बात समझ में आई, बात समझ में आई। और आप देखना चाहते हो तो वैसे भी देख लो इसको, 100 मान के भी अंतर वही, आंसर वही आने वाला है, आप करके देखो। तो परसेंटेज से करने से अच्छा है कि हम सक्सेसिव मेथड्स लगाएं और किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे हम, किसी भी क्वेश्चन का। क्लियर है। तो सक्सेसिव की अहमियत समझ में आ रही है आपको, है ना, आएगी भी, मैं आपसे भरोसा दिलाता हूं कि शानदार मेथड है ये। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलेंगे, एक चीज को, उस कंसेप्ट को बताने वाला हूं। सर अगर हम सक्सेसिव केस लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, ए ने बी 20%, मतलब मैं ये बोल देता हूं कि ए ने बी को 20% ज्यादा, है ना, 20% ज्यादा पर बेचा, मान के चल लो। उसके बाद में मैंने आपको बोल दिया कि बी ने इसको क्या किया, मतलब ऐसा 20% ज्यादा पर है, तो मैंने कहा 16 सही 2/3% कम पर बेचा। ठीक है। और सी ने क्या किया, 25% ज्यादा पर डी को बेच दिया। तो यहां पर जो सक्सेसिव केस लग रहा है वो किस तरह से लग रहा है, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ए ने बी को लगाया, यानी कि कितना हो गया, 5 से 6 हो गया, ये हो जाएगा आपका 6 से 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 से 4 से 3, 4 से 5 हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि हर चीज आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड इन द सेंस ऑफ कि अगर मैं कहूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, और ये डी है। अगर मैं आपसे कह देता हूं, मेरी बात सुनना चुपचाप, प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहा, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास मात्र 4,000 रुपए बचे, मैंने मान लिया ये मेरे पास बचे हुए हैं, तो ये किसके बराबर होगा, बताओ चलो। अगर मैं, मेरी बात सुनना, अगर मैं ए और डी का रिलेशन निकाल रहा हूं, ए और डी का रिलेशन क्या आ जाएगा, देखना चुपचाप, 5 से 6, 6 से 5, और 4 से 5, यही तो आता है। यही तो ए और डी का रिलेशन है, जिसमें 5 से 5 चला गया, 6 से 6 चला गया, और ये जो 4 और 5 आया है, ये ए और डी का रिलेशन है। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो, ये ए और डी का ही तो रिलेशन होगा आपस में।
ठीक है ना। अगर आप पूछो मेरे से कि सर मुझे तो बीच वाला निकालना है, मेरे को तो बी निकालना है, कैसे निकालूंगा बताओ। भाई डाउट है ना आपका। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको ए और डी में कंपेयर करवा ले तो आप ऐसे लिख लो इस तरह से, जिससे कि डायरेक्ट ए और डी का आ जाए। अगर आपसे मान के चलो बी का पूछना चाहता है वो कि बी बी के पास कितना है, बी के पास कितना है ना, ये पूछना चाहता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 5 रेशो बराबर अगर मेरे पास ये है तो 1 रेशो बराबर मेरे पास कितना आ गया 800। तो सी को कितना मिला 3200। और जो ये सी का 3200 था इसको 5 के बराबर कर दो, तो यहां से 1 रेशो आ जाएगा कितना, एक रेशो कितना आ जाएगा 64, 640, और 640 इंटू 6 बी का आ जाएगा। बस बी का भी निकाल सकते हो आप। अरे रेशो सेम अभी क्यों कर रहे हो, रेशो सेम आप तो एक एक रेशो की वैल्यू निकालते जाओ ना। यहाँ से 1 रेशो निकाला आपने, ठीक है, इसको 3200 के बराबर कर दो क्योंकि ये बराबर ही तो होना चाहिए, तो 5 जो 3200 के बराबर होगा, बात तो वही है, बात तो वही है। 5 रेशो इसके बराबर है तो 1 रेशो बराबर 800, 4 रेशो बराबर 3200, यानी कि 5 को 3200 के बराबर कर दो ना, तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई, इसके बाद बी निकल जाएगा आपका। क्या दिक्कत है बताओ। समझ में आया। ठीक है, समझ में आया। तो ये सक्सेसिव केस बहुत काम की चीज है भाई। चलिए, तो ये जब यूज होंगे सारी चीजें और समझ में आने लगेंगी आपको। क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आज। तो चलो आज सक्सेसिव केस को एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। अब चुपचाप क्वेश्चन करते रहना, और कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और पढ़ने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कभी भी, हमेशा अच्छे क्वेश्चंस को पढ़ने की आदत डालो। तो क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है कि दीपक को अपने वेतन में 50% की बढ़ोतरी करनी थी, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर ने गलत तरीके से 80% के रूप में टाइप किया। यानी कि मानता हूं मैं कि दीपक की सैलरी 100 थी, तो क्या हुआ 50% की बढ़ोतरी कर दी, यानी कि 150 तो बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर ने कितनी कर दी बताओ, गलती से कितना कर दिया उसने, 180 कर दी। वेरी गुड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी भी कोई बच्चे को, कोई भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत मुझे बताओ। ठीक है, यानी कि 150 थी, 180 कर दी भाई, गलती होगी क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से हो गया। अब बोला गया कि भाई नए वेतन पर्ची को प्रिंट किया, सैलरी आ रही थी, बढ़िया आ रही थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, ज्यादा सैलरी आएगी तो क्या दिक्कत होगी, लेकिन संगठन द्वारा गलती का एहसास होने के से पहले उसे 3 महीने का वेतन मिल चुका था। यानी कि 3 महीने तक तो उसने कौन सा वेतन उठाया, कौन सा वेतन उठाया, 180 रुपए 3 महीने तक उठाए उसने। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं 540 रुपए उठा लिए। अगर मैं 3 महीने की सैलरी की बात करूं तो 540 रुपए उसने उठा लिए। तो बोला जाता है कि अगर चौथे महीने में वह सही वेतन से उठाए सैलरी तो कितना परसेंट उसको मिलेगा, पिछले महीनों महीनों में उसे दिया गया है ना, उससे अतिरिक्त उसको कितना मिलेगा चौथे महीने में। तो मेरे प्यारे भाइयों आप मुझे बताओ कि अगर मैं 4 महीने की सैलरी पूरी पूरी लेता हूं, या फिर 4 महीने की पूरी पूरी सैलरी लेता हूं, तो मेरे को 150 के हिसाब से वो कितना देंगे, 600 देना चाहिए ना उनको, 600 देना चाहिए ना। लेकिन 60, मैं तो 540 तो पहले ही ले चुका हूं, तो इस महीने मेरे पास कितना आएगा, इस महीने मेरे पास मात्र 60 रुपए आएंगे, मात्र मेरे पास 60 आएंगे। और वो भी मेरी किसका, वो भी मेरी पुरानी वाली सैलरी का, यानी कि 150 का। 150 ही तो मेरी एक्चुअल सैलरी है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40%। 40% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर हो गया। तो सिर्फ क्वेश्चन बड़ा होने से टफ नहीं होता है ना, क्वेश्चन समझने से मतलब आसान हो जाता है, बड़ा हुआ तो टफ थोड़ी है। ठीक है, समझ में आया सबको, क्लियर हो गया। अच्छा सक्सेसिव कहाँ है इसमें, नहीं हुआ तो करोगे नहीं क्या, सक्सेसिव नहीं है तो करोगे नहीं क्या। अच्छा 60 वाला, 60 वाला केस प्लीज रिपीट, 60 वाला केस मुझे बताओ। आप दिमाग से सोचा करो, बस दिमाग जब तक नहीं सोचोगे तब तक मैथ नहीं आएगी। प्रैक्टिकली सोचो ना कि भाई मैं गलती से 3 महीने के लिए 180 रुपए ले लिया मैंने, 3 महीने में मैंने कितना वेतन ले लिया, 3 महीने में मैंने कितना ले लिया, 540 तो मैं ले ही चुका हूं। अब उनको पता लग गया कि भाई इसने तो गड़बड़ कर ली थी, 3 महीने से तो 180 उठा रहा है, तो वो अब हिसाब भी तो चुकना चुकता करेंगे ना, हिसाब भी तो लेंगे वो मेरे से। तो मैंने क्या कहा कि अगर मान के चलो मैं 4 महीने की 150 के हिसाब से सैलरी लेता ना, चौथे महीने पूछा हूं, चौथे महीने वो मुझे कितना देंगे, अब मैं 540 ले चुका हूं, अगर मैं 150 के हिसाब से लेता रहता तो मेरे को 600 मिलते। तो इसका मतलब मेरे को चौथे महीने वो 60 पकड़ाएंगे, और मुझे कहेंगे भाई अब तेरा पुरानी वाली सैलरी से हिसाब कर दिया हमने, है ना। तो 60 ही तो पकड़ाएंगे वो मेरे को, 600, 600 में कितना कम है, 540, 60 दे देंगे भाई, 60 ले, और वो कंप्यूटर से गड़बड़ हो गई थी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 60 आ गया, 60, 60 रुपया चाहिए। अब ये 60 रुपया पुरानी वाली सैलरी से किस के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट है, यानी कि 150 के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट है, 40% है, यानी कि वही मिला बस उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए, करके बताओ। सोहन एक बीमा पॉलिसी पर 23% राशि, भोजन पर 33% और बच्चों पर 19% और मनोरंजन पर 16% खर्च करता है। अब आप लोग मुझे बताइए, ठीक है ना, आप लोग मुझे बताइएगा कि यहां पर आपके सामने क्या कॉन्सेप्ट आपके सामने आया है, बताओ। यहां पर सक्सेसिव है या नहीं है, पहले बताओ, सक्सेसिव है या नहीं है? एग्जैक्टली exactly. जिन भी स्टूडेंट ने नहीं है बोला है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं रिमेनिंग की बात नहीं की गई ना। ठीक है, रिमेनिंग की बात ही नहीं की गई है। इसका मतलब सभी को हम ऐड करते हैं, 23, 33, 19 और 16 डायरेक्टली ऐड होगा। तो कितना आ रहा है, 3 और 3 6 और 6 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, 4 और 3 7 8 9, 91। तो 91% जो मेरे पास है ना, ये मेरा क्या है, खर्चा हो चुका है। तो बचेगा कितना, 7%, ओ सॉरी 9%। जो 9% है मेरा, वो किसके बराबर है, 504 के बराबर है। यानी कि यहां से अगर मैं 100% निकालना चाहूं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, बताओ। हाँ, अभी 100% निकालो आप, तो आप यहाँ देख रहे हो 9 × 45 5600। तो क्या हमसे 100% पूछा है क्या उसने, है ना? क्या हमसे 100% पूछा है क्या उसने? नहीं पूछा। हमसे क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन में पढ़ना जरूरी है कि भोजन और बीमा पर कितना खर्चा हुआ सर। तो भोजन पर कितना हुआ था, 33, और और बीमा पॉलिसी पर कितना हुआ, 23। यानी कि हमें निकालना है 56%। तो आंसर आपका आ जाएगा 3136। क्लियर, सबको क्लियर है? अरे दीपक राज, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? सर जी मंथ सेम हो तो, सर जी मंथ सेम हो तो, कौन सा मंथ सेम हो? इसमें मंथ की बात कहां से आ गई भाई? क्वेश्चन को तो पढ़ो, क्या कह रहा है। अपनी रामायण गाते जा रहे हो, गाते जा रहे हो। क्वेश्चन ने क्या कह दिया ऐसा जो आपको लग गई कि यार मंथ सेम हो तो क्या हो गया, इसमें बताओ ऐसा। क्वेश्चन ने क्या कहा ये तो पढ़ो पहले। 4 की जगह 5 है, 4 की जगह 5 है। अरे तो 5 है तो क्या हो गया, 4 की जगह अगर 5 होता तो फिर क्या होता, कुछ नहीं होता। वो तो अपने आप ही क्वेश्चन डिजाइन होता है ना उसी तरीके से। भाई मान के चलो, अब यहाँ कह देते आपकी 3 महीने की जगह 4 महीने होते तो आप 720 रुपए ला रहे होते यहाँ पर। और यहाँ पर अगर 5 महीने होते तो 750 रुपए ला रहे होते। तो अब कितना देते आप, 5वें महीने में कितना देते उसको, 30 रुपए। किसके रेस्पेक्ट में, 150 के रेस्पेक्ट में। तो बात अलग होती, क्वेश्चन अलग हो जाता। तो क्वेश्चन जब आसानी है तो इसको करना में क्या दिक्कत है, ये तो है ही नहीं कुछ, इसमें रेशो लगाने से भी कोई मतलब नहीं है। जब क्वेश्चन एक लाइन का है तो इसमें दिक्कत कहाँ है, मेरे को बताओ। अब जरूरी थोड़ी कि जबरदस्ती तुम घुसाओगे उसमें, तो फिर भाई मतलब नहीं है ना कुछ। ठीक है, डिफरेंस एक का होगा। किसका डिफरेंस एक का होगा, कहां पूछा गया है कि कौन सा डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस भाई, मंथ का डिफरेंस कहां निकाल रहे हैं हम? यहाँ तो पैसे का हिसाब हो रहा है, पैसे का। ठीक है, चलिए। अब तुम पता नहीं क्वेश्चन कौन सी दुनिया में सोच रहे हो, क्वेश्चन कुछ अलग है। क्वेश्चन सोच ही नहीं पा रहे हो तुम उस तरीके से। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, क्या बोला गया है। चलो क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं भी कंफ्यूज हो गया। अच्छा, करके देखा करो, जो मैंने कंसेप्ट बताया है उसको फॉलो करो, सिंपल सा लॉजिक है उसमें, कुछ ऐसी गणित है ही नहीं कि जो आपको ना समझ में आए। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया। चलिए, तो अब देखो पिछला क्वेश्चन रिपीट। अब इस क्वेश्चन में क्या था भाई, अब तुम एक एक क्वेश्चन को 10 बार रिपीट करवाओगे तो ऐसे सिलेबस होगा क्या, ये बताओ मेरे को। ऐसे हो जाए। मैंने जबकि कंसेप्ट आपको बताया है कि अगर सक्सेसिव केस हम लगाते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग वाली चीज होती है तो हम लगाएंगे। अगर नहीं होती है तो हम डायरेक्ट जोड़ेंगे और 100 में से घटाएंगे, है ना? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट बताने के बाद भी अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, तो मैंने यही तो कहा है कि यहाँ कहीं रिमेनिंग नहीं लिखा हुआ। कहीं लिखा हुआ है क्या रिमेनिंग, नहीं लिखा हुआ। अगर रिमेनिंग नहीं लिखा हुआ है तो सभी को एक साथ ऐड कर दो, बात खत्म। यानी कि इतना परसेंट आपका खर्चा हो गया। और किस में से होता है खर्चा, हमेशा टोटल 100% में से होता है। तो इतने रुपए आपने बैंक में जमा करा दिए, यानी कि 9% बराबर अगर 504 रुपए आपके पास बचे, तो आपका इतना इनकम था। आपको इनकम टोटल नहीं निकालना था, आपको निकालना था कि भोजन और बीमा पर कितना खर्चा हुआ। तो यही हुआ है ना, तो 56% निकाल दिया, बस खत्म बात, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कार की कीमत 45,000 रुपए है, मतलब 4,50,000 रुपए है ना? इसकी कीमत का 80% तक बीमा किया जाता था, मतलब बीमा किया गया था। कार दुर्घटना में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, तो बीमा कंपनी ने बीमा का 90% भुगतान किया था। तो कार की कीमत और प्राप्त राशि की कीमत में क्या अंतर है? मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप दिमाग में करने की कोशिश करें, और करोगे भी, मुझे पक्का भरोसा है। लेकिन सोचो, जैसा मैं
सोचवाना चाहता हूं। देखो दोस्तों, कहानी क्या है, कहानी इतनी सी है कि बीमा कंपनी ने उससे क्या कहा। जब उसने कार ली थी तो बीमा कंपनी ने क्या कहा था कि सर, आपको हम 80% तक का भुगतान करेंगे, यानी कि आपको हम 80% तक का दे देंगे आपकी प्राइस का। यही बोला ना बीमा कंपनी ने। लेकिन बीमा कंपनी ने देखा एक्सीडेंट होने के बाद कार की स्थिति बहुत खराब है, उसने 80% नहीं दिया। उसने कितना परसेंट दिया, बताओ कितना परसेंट दिया? उसने 80 का भी 90% दिया। उसने 80% जो दे रहा था ना, उसका भी 90% दिया है। तो क्या मैं बोल सकता हूं बीमा कंपनी ने 72% दिया? 72% दिया। 80 का 90%, 72% दिया। अच्छा, तो आप कार को कितने में खरीद कर लेकर आए थे? 100% में। आपको मिला कितना है? 72%। यानी कि आपका जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है? 28% का। तो बस यही पूछा गया है आपसे कि कार की कीमत और प्राप्त राशि के बीच का अंतर क्या है, यानी कि कितने में आपने खरीदी थी? 100% में। और मिला कितना? 72%। यानी कि जो 28% का फर्क है वही आपका लॉस है। और 28% किसका निकालना है? अब इसका यूज कर लो आप। तो मैं इसको क्या लिखता हूं? 45 को क्या मैं लिख सकता हूं? 90/2। और 28 से मैं इसलिए गुणा करता हूं कि 2 से काटने पर 14 आ जाएगा, और 14 नंबर 126 में डायरेक्टली कह दूंगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आ रहा होगा समझ में कि सर ये बेहतर कैसे आ गया, और जबकि मैंने अभी समझाया है कि वो 80% नहीं देगी बीमा कंपनी। बीमा कंपनी ने देखा यार कार की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, सर आपको 80% नहीं मिलेगा, 80% का 90% हम दे देते हैं आपको, यानी कि 72% मुझे मिलेगा। चलिए, अब देखो, अब एक स्टूडेंट को दिक्कत है कि सर 90/2 कैसे लिख दिया। अब ये कौन समझाए इनको कि 45 को 90/2 भी लिख सकते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम है, पता है प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है स्टूडेंट की, कि उसको कैलकुलेशन ही नहीं आती है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को करो। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खाने पर, 20% घर के किराए पर और शेष भाग का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। अब दिमाग लगाओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों में तो सक्सेसिव नहीं है, लेकिन इस वाले के साथ सक्सेसिव है। यानी कि 60% तो टोटल खर्चा मान लेता हूं, इसका मतलब 5 से 2 हो जाएगा, ठीक है। और 70% सक्सेसिव है, तो सक्सेसिव में इसको 70% को ले लेता हूं, यानी कि 10 से आपका 3 बच जाएगा, 70% खर्चा हो गया। तो सक्सेसिव केस लगाएंगे, 2 से कट गया ये 5 बार, यानी कितना है? 25 था, 3 बचा हुआ है। तो आय का कितना परसेंट बच गया? आय का 3 बच गया, कितने में से? 25 में से गुणा 100, यानी कि 12% आंसर आ गया, सेकंडों में आंसर आ गया। ऐसे करना है। तो मेरी बात को सुनो, यहां पर दोनों केस लग रहे हैं। एक तरफ जहां पर बीच में शेष नहीं था उसको तो मैंने कंबाइंड करके लिख दिया, और जैसे ही शेष आया, जैसे ही शेष आया उन दोनों के बीच में सक्सेसिव लगा दिया। बस, क्लियर है? समझ में आ रहा है? शानदार कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सर इतनी जल्दी कैसे निकाल दे रहे हो। अब इसमें भी प्रॉब्लम है कि इतनी जल्दी कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। सीखो यार कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ आप कैसे करोगे। आप कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को। मासिक आय का 24% भोजन पर, ठीक है, 16% बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि क्या इन दोनों में कोई सक्सेसिव है? नहीं है, तो इनको आप कंबाइंड लिख लो ना, यानी कि कुल मिलाकर 40% का खर्चा तो हो गया है, ठीक है। शेष आय का 25% मनोरंजन पर और शेष आय का 20% यातायात पर। बस, यानी कि 40%, 25% और 20% आपस में सक्सेसिव में है। 40% का मतलब कितना हो जाएगा? 5 से मैंने 2 खर्चा कर दिया, 3 बच गया। 25% का मतलब क्या हो जाएगा? 4 से मैंने 1 खर्चा कर दिया, 3 बच गया। और 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 5 से 4। तो क्या मैं सक्सेसिव केस लगा सकता हूं? 4 से 4 काट दिया, और ये हो गया मेरा 25 से 9। अब मुझे क्या बोला गया है? मुझसे बोला गया है कि इतने उसके पास बचे, तो ये 9 रेशो क्या है? ये बचत ही तो है। तो 9 रेशो बराबर अगर 3600 है, तो 1 रेशो बराबर कितना आ जाएगा? 400। तो मासिक आय कितनी हो जाएगी? 25 चौके 100। टोटल, ये टोटल मासिक आय है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 10,000। अरे क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? चलो, अब इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर मान के चलो ये तो आपने डायरेक्ट कर लिया, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भैया 40% तो यहाँ खर्चा हो गया था ना आपका भोजन पर और मिलाकर 16%, तो 40% तो यहाँ हो गया था, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखा था मैंने? 5 से 3, डंडा खींच देता हूँ। 25% यहाँ पर हो गया था, इसको मैंने क्या लिखा था? 4 से 3, ठीक है। और 20% को क्या लिखा था मैंने? 5 से 4, ठीक है। अब देखो, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मुझे मनोरंजन पर खर्चा बताओ कितना हुआ, मनोरंजन पर खर्चा बताओ मेरे को, तो मनोरंजन पर खर्चा जानना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ? कैसे निकालोगे? बीच का निकालना बता रहा हूँ आपको। अगर मान के चलो क्वेश्चन आ जाए कि बीच का निकालो मनोरंजन पर खर्चा कितना होगा,
तो यही तो मनोरंजन पर खर्चा है, हाँ या ना बोलो, यही तो खर्चा है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 4 रेशो मेरा 3600 के बराबर है, तो 1 रेशो मेरा 900 हो गया, ये मेरा 4500 हो जाएगा। अगर 4500 ये है तो ये 3 रेशो बराबर 4500 है, तो 1 रेशो बराबर 1500, तो ये 4500 होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 60। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरा जो खर्चा है वो है 1500 रुपए। ऐसे करना है दिमाग से, बीच का भी निकाल सकते हो, इसलिए कहता हूँ कि हर मेथड की एक अपनी उपयोगिता है, बस उसको यूज करो, मजे से रहो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इसको करके बताओ, करके बताइएगा सर। 24% भोजन पर, 16% बच्चों की शिक्षा पर। अब यहाँ क्या पूछा गया है ये बताओ मेरे को पहले तो। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। पहले आप करेंगे और पूछा क्या गया है ये बताएंगे अब। 45 से 15 आएगा। भाई देखो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें गड़बड़ हो गई ना। ये था 1 रेशो बराबर 900, और यहाँ हो जाएगा 4500, तो ये हो जाएगा 15। सही है, सही है, सही तो है, 15 ही आएगा, मतलब 1500 ही आएगा आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 6400। वेरी गुड, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन था। 1 रेशो बराबर कितना आया था, 400 आया था ना। तो देखो लास्ट में आपने देखा था ना कि 25 तो इनकम थी और 9 आपका एक्सपेंडिचर था, मतलब 9 आपकी बचत थी, सेविंग। तो एक्सपेंडिचर कितना था, 16। तो 16 चौके 6400 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको कैसे करोगे। एक व्यक्ति 10% टैक्स देने के बाद शिक्षा पर 20% खर्च करता है। अब यहां बताइएगा, शानदार क्वेश्चन है। यहां आप लोग मुझे बताएं कि क्या इन दोनों के बीच में सक्सेसिव है या नहीं है। इन दोनों के बीच में, 10 और 20 के बीच में सक्सेसिव है या नहीं है। यस है, क्योंकि लैंग्वेज देखो आप, 10% टैक्स देने के बाद शिक्षा पर 20% खर्च करता है, यानी कि टैक्स दे दिया और बचे हुए पर खर्च कर रहा है ना। ये कहानी है कि अगर जरूरी नहीं है कि शेष रिमेनिंग लिखा हुआ हो, आप क्वेश्चन को पढ़ के भी निकालोगे ना तो भी समझ में आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं 10 से 9, 5 से 4 और 4 से 3। तो मैंने 4 से 4 काट दिया, ये आ गया 50 से 27। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इतने बच गए, ये रुपए रह जाते हैं ना, यानी कि 27 रेशो बराबर अगर 2700 है तो 1 रेशो बराबर 100 हो गया। तो आय का पता लगाएं, यानी कि 5000 आपकी आय हो गई। अगर बचत की बात करूं तो बचत कितनी हो जाएगी, 2300 रुपया। क्यों, इन दोनों का अंतर ही तो बचत है। ठीक है, ये बचत हो जाएगी, सॉरी बचत नहीं, खर्चा, खर्चा, ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, आना भी चाहिए। देखो देखो यही तो चीजें हैं, आप सीखोगे ना तो आप एक एक सेकंड में आंसर दे पाओगे। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन आपको एक एक सेकंड में करने के लिए बोलूं तो आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% खाने पर, 15% बच्चों पर, और बचे हुए भाग का 40% मनोरंजन पर तथा 30% अस्पताल पर। अब मुझे बताइए यहां पर क्या लगेगा। क्या मैं ये कह सकता हूं शुरू के इन दोनों में सक्सेसिव नहीं लगेगा, लास्ट के इन दोनों में सक्सेसिव नहीं लगेगा, यानी कि दोनों में मिलाकर लगेगा। यानी कि एक तो 35% में लगेगा और एक 70% में लगेगा। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं 100 से 65 हो गया, और 10 से अपना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 से 3 हो जाएगा मतलब। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1000 से कितना आ रहा है, 1000 से 65 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 या 15, और 6 या 18 और 195। तो 195 को आप 877 के 5 के बराबर करेंगे तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक करिए। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 45,000। हो गया ना, आसानी से। ऐसे करना है बस, कोई टेंशन ही नहीं है। सर 30% तो रिमेनिंग नहीं बोला ना। हाँ तो कहाँ बोला, तो क्या मैं इनको कंबाइन नहीं ले सकता क्या एक साथ। भाई ये किसी शेष का है, किसी शेष का 70%, तो किसी शेष का 70% ले लिया मैंने, क्या दिक्कत है। भाई इनको एक साथ ले लिया मैंने, इनको एक साथ ले लिया मैंने, क्योंकि ये शेष बचे हुए भाग का ही तो है 70, तो टोटल 70 ले लो ना, क्या दिक्कत आ रहा है। हाँ, क्लियर है, बस हो गया। अब देखो सिंगर पीयूष जोशी, आपकी आदत है खराब। सिंगर पीयूष जोशी, ऐसी रेलवे में आदत खराब थी आपकी, और अभी भी आपकी आदत खराब है। सर 100 मान के, हम सिखा रहे हैं 5-5 सेकंड में करना। सर 100 मान के, वहां भी यही बोलते थे सर 100 मान के। मतलब जो चीज चल रही है उस पे काम करने की बजाय हम, ये तो नहीं, ये मजा नहीं आएगा, हम 100 मान के करेंगे सर। तो क्या चक्कर है भाई, अब स्पीड पे काम करना है तो ये कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे दोस्त। मतलब ऐसा बोल के क्या स्वैग आता है क्या भाई, बता ना कि यार मैं तो ऐसे बोलता हूँ यार, अलग मेथड सर उससे।
तो हर चीज 100 मान के करने से जरूरी थोड़ी ना कि आसानी से बन जाए, नहीं क्या? चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये आगे के क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। एक नंबर। ठीक है, ये आगे की चीजें आपको होमवर्क में करनी है। शानदार क्वेश्चन है सारे के सारे, ट्राई करके देखना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 क्वेश्चन है। ठीक है, करोगे ना? एक बार होमवर्क में करके देखना, मजा नहीं आए तो मेरे से कहना फिर। ठीक है, अभी तो कंसेप्ट बहुत सारे बचे हैं। कंसेप्ट कौन कौन से बचे हैं? एक तो बोट वाला कंसेप्ट बचा है, साथ के साथ आपके लिए कमीशन वाले क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, साथ के साथ आपका अभी मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट बचा है। मिक्सचर होता है ना जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स और वो वाला करते हैं कि पेड़ सूख जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका वेन डायग्राम वाला बचा है। उसके बाद आपका बार बार मिक्सचर निकालना डालना वो वाला बचा हुआ है। तो ये 4 5 कंसेप्ट बचे हुए हैं। ठीक है, तो अभी करो आराम से, मैं कह रहा हूँ ना अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी तो देखिए, तो भी चलता हूँ, मिलते हैं। आज मेरी एनटीपीसी में एडवांस मैथ स्टार्ट